नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्योग्राफी के एक नए सेशन में। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था आर्कियन के बारे में पढ़ लिया था। हम लोग ज्योग्राफी का पूरा का सीरीज शुरू कर दिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। आपका प्री मेंस जितना भी है, वनडे एग्जाम्स हो गए, रिटन एग्जाम्स हो गए, सबके लिए। और ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं, इसलिए ध्यान रखना। इनको पढ़ लिया तो समझ लो ज्योग्राफी में कभी दिक्कत नहीं हो सकती है, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें हैं। केवल स्टैटिक चीज़ें ही नहीं, हमें बहुत सारी डीपली नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आजकल के पैटर्न के हिसाब से क्या है ना कि बहुत सारा कंपटीशन हो गया है। तो कंपटीशन को देखते हुए उसी के हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बन रहे हैं काफ़ी डीपली भी बनते हैं। तो हम बेसिक से लेकर पूरा ऊपर तक जाएंगे। सारी की सारी नॉलेज, सारी की सारी जानकारी हमें लेना है कि ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, जो सीरियस स्टूडेंट है, उसने अगर ये सारे नोट्स पढ़ लिए तो उसको कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पॉलिटी हम पूरी ख़त्म कर चुके हैं, उसको देख लो जाके। ज्योग्राफी हम ख़त्म कर रहे हैं, आज हमारा सेकंड लेक्चर है। तो ठीक है, जल्दी शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था आर्कियन एज के बारे में, कि सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि भारत की भूगर्भीय संरचना के बारे में। तो उसमें आर्कियन एज आ जाता है। आर्कियन एज के बारे में हमने आर्कियन चट्टानों के बारे में पढ़ा। आज हम उसी का अगला लेक्चर देखते हैं, धारवाड़ तंत्र। तो धारवाड़ तंत्र और हाँ, प्रोटोरो जो एक संगठन, किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ, किस प्रकार से ये बना, ये सारे मेरे पर्सनल नोट्स हैं। तो इसको लगातार देखते रहो, पढ़ो इसको। तो ध्यान रखना, इसका समय विस्तार कब से है? 2500 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 1800 मिलियन वर्ष पूर्व तक। तो धारवाड़ जो तंत्र की जो चट्टानें बनी थी वो किस वर्ष बनी थी? तो ये 2500 से लेकर 1800 मिलियन वर्ष पूर्व तक बनी थी। मतलब आज से आप 2500 साल पहले से लेकर 1800 साल, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हम पढ़ते हैं कितना साल पीछे से लेकर उतना साल तक वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल रहा। उसी तरीके से इसका जो धारवाड़ तंत्र की चट्टानें बनने का जो समय था वो आपका 2500 मिलियन वर्ष पहले से लेकर 1800 मिलियन वर्ष पूर्व तक था इसका। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला पॉइंट कि भारत की प्रथम रूपांतरित चट्टानें हैं। तो एग्जाम में आता है बिल्कुल कि भारत की प्रथम रूपांतरित परतदार जो चट्टानें हैं वो कौन से चट्टानें हैं? तो धारवाड़ तंत्र की जो चट्टानें हैं वो भारत की पहली रूपांतरित चट्टानें हैं। तो इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखना है कि भारत में जो सबसे पहले रूपांतरित का मतलब होता है कि जो चट्टानें गर्मी, ताप, दाब के कारण जो चट्टानें अपना रूप बदल देती हैं, जैसे लाइमस्टोन, चूना पत्थर हो जाता है। तो इसी तरीके से भारत की जो प्रथम रूपांतरित परतदार चट्टानें हैं वो किस तंत्र की हैं? तो धारवाड़ तंत्र की हैं। अच्छा, धारवाड़ तंत्र की का इसका प्रथम अध्ययन किसने किया था? तो डी.एन. वाडिस साहब ने किया था। किसने किया था? डी.एन. वाडिस ने इसका प्रथम अध्ययन किया है। अगला पॉइंट है कि निर्माण अग्नि निक्षेपों। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण अग्नि जो चट्टानें हैं उनके निक्षेपों से हुआ है, शिस्ट से हुआ है, नाइस से हुआ है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है? अग्नि निक्षेपों से, शिस्ट से और नाइस से हुआ है। आगे बात करते हैं कि ये चट्टानें मूलतः कितने बिखरे क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो ये चट्टानें मूलतः कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं? जो धारवाड़ तंत्र की चट्टानें हैं कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो एक तो है आपका छोटा नागपुर पठार। अच्छा, छोटा नागपुर पठार का कौन सा भाग है? मध्य भाग और पूर्व भाग, पश्चिमी भाग में नहीं। तो छोटे नागपुर पठार के मध्य भाग में और पूर्व भाग में चट्टानें पाई जाती हैं। दूसरा है मेघालय पठार और मिकिर की पहाड़ियाँ। तो ये जो आप अगर देखेंगे कि भारत का मिडिल भारत और मिडिल इंडिया अगर और ईस्ट इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी पुरानी चट्टानें पाई जाती हैं। तो मेघालय पठार और मिकिर पहाड़ियों की जो चट्टानें हैं वो भी आपके धारवाड़ तंत्र की ही मिलती हैं, और अरावली में भी धारवाड़ तंत्र की आपको चट्टानें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि अच्छा, इन चट्टानों की खासियत क्या है, क्या क्या इसमें पाया जाता है? तो इसमें उच्च धातु की उपस्थिति होती है कि इसमें कौन कौन से धातु पाए जाते हैं? लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया। ठीक है, लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, और देखते हैं और आपका शीशा हो गया, जस्ता हो गया। ठीक, शीशा है, जस्ता है, सोना है, चांदी है, अभ्रक है, तांबा है, निकेल है। तो ये सारे जो पदार्थ हैं, ये सारे के सारे जो धात्विक उपस्थिति है, ये सारी किसमें पाई जाती है? धारवाड़ तंत्र की चट्टानों में पाई जाती है। तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, थोड़ा मैप वाइज देख लेते हैं। तो मैप भी काफ़ी जरूरी है, इसको मैप भी बना लेना। तो मैप से आपको क्लियरिटी क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो अरावली क्षेत्र में धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती हैं। छोटा नागपुर का पठार जो मध्य भाग है और जो पूर्वी भाग है उसमें पाई जाती हैं। और आपका मेघालय, मेघालय के जो पठार है वहाँ पर, और मिकिर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहे। आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके। तो आगे हम बात करते हैं कि धारवाड़ प्रणाली की जो महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। अच्छा, श्रेणी से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कौन सी श्रेणियां कहाँ पाई जाती हैं, कौन सी श्रेणियां जो है कौन से तंत्र की हैं, कौन से प्रणाली की हैं। तो ध्यान रखेंगे इसको। तो चलिए पहले जल्दी से देखते हैं कि धारवाड़ तंत्र की जो प्रमुख श्रेणियां हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट श्रेणी कौन सी है? चैंपियन श्रेणी। तो चैंपियन श्रेणी जो है ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कोलार जो स्वर्ण क्षेत्र है कि ठीक है, कोलार स्वर्ण क्षेत्र के चैंपियन सेल भित्ति के नाम पर है। अच्छा, चैंपियन जो श्रेणी है ये केजीएफ के नाम पर है। आपको पता होगा केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड जो है ना, केजीएफ मूवी बन चुकी है। तो वो किस श्रेणी में पाया जाता है? चैंपियन श्रेणी में ही पाया जाता है। यहाँ सोने की खान विश्व की सबसे गहरी खानों में से एक है।
तो जो चैंपियन श्रेणी है, यहाँ पर सोने की खान जो है ना, वो विश्व की सबसे गहरी खानों में से एक है, ध्यान रखना। और एग्जाम में कभी पूछा जाए कि कोलार गोल्ड फील्ड जो केजीएफ है वो किस श्रेणी में आता है, तो वो आपकी धारवाड़ प्रणाली की चैंपियन श्रेणी में आता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो चैंपियन श्रेणी में आता है। आगे है कि ये है कहाँ पर, तो मैसूर के उत्तर पूर्व में और बेंगलोर के पूर्व में है। तो ये आपका क्षेत्र रहा चैंपियन का, कि मैसूर का उत्तर पूर्व है और बेंगलोर का पूर्व है, तो यहाँ पर आपकी चैंपियन श्रेणी पाई जाती है। तो एग्जाम में कभी भी आ जाए कि चैंपियन श्रेणी कहाँ पाई जाती है, तो चैंपियन श्रेणी आपकी किस प्रणाली की है, तो धारवाड़ प्रणाली की है। और कोलार गोल्ड फील्ड जो है वो किस श्रेणी में पाई जाती है, तो चैंपियन श्रेणी में पाई जाती है। ठीक है, उसका नाम कैसे पड़ा, जो कोलार जो स्वर्ण क्षेत्र है उसकी चैंपियन सेल भित्ति जो थी उसके नाम पर इसका नाम पड़ा। अगर आगे हम देखते हैं, अगली है हमारी चंपानेर श्रेणी। तो चंपानेर श्रेणी कहाँ पर है, तो ये अरावली तंत्र में है। चंपानेर श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है, तो ये आपकी अरावली तंत्र में है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और अरावली तंत्र में कौन से क्षेत्र में है, वडोदरा क्षेत्र में। वडोदरा कहाँ पे, गुजरात में। तो इसमें मुख्यतः कौन कौन सी जो आपके खनिज वो पाए जाते हैं, क्वार्ट्ज पाया जाता है, ठीक है, कांग्लोमरेट पाया जाता है, फाइलाइट पाया जाता है, चूना पत्थर यहाँ पाया जाता है, स्लेट पाया जाता है, संगमरमर की बहुलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हरे रंग का आकर्षक संगमरमर यहीं से मिलता है, देखो ध्यान रखना कि एग्जाम में कभी आएगी कौन सी श्रेणी से हरे रंग का आकर्षक जो संगमरमर होता है वो मिलता है। तो आपको पता हो गया है कि चंपानेर श्रेणी जो है, तो चंपानेर श्रेणी कहाँ पर है, अरावली में है। ठीक है, तो अरावली तंत्र में आपकी कौन सी है, चंपानेर श्रेणी है। तो यहाँ पर हरे रंग का जो आकर्षक क्या है, संगमरमर है, वो यहीं से मिलता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। बाई मैप में हमने देख लिया कि चंपानेर श्रेणी कहाँ पर है, अरावली में। आगे देखते हैं कौन सी श्रेणी है, तो आगे है आपकी क्लोज पेट श्रेणी। तो क्लोज पेट जो श्रेणी है ये कहाँ पर है, तो ये आपकी मध्य प्रदेश में। तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, सारा का सारा एकदम पढ़ेंगे, जिससे कि कभी भी किसी भी एग्जाम में अगर हमें रिटर्न में भी करना हो या ऑब्जेक्टिव भी करना हो तो हमें कभी दिक्कत ना हो, तो हमें ये सारी श्रेणियाँ हम पढ़ के चलेंगे। तो जो आपकी चंपानेर श्रेणी है, क्लोज पेट श्रेणी है, तो ये जो श्रेणी है ये कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है क्लोज पेट श्रेणी, इसको ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं, तो इसमें कॉपर पायरेट पाया जाता है, यहाँ पर कॉपर पायरेट पाया जाता है, और मैग्नीफेरस चट्टानें, तो यहाँ पर मैग्नीफेरस चट्टानों की बहुलता है। और एक इंपॉर्टेंट तथ्य इसमें ये है कि मलाजखंड जो तांबा संयंत्र है, तो मलाजखंड जो तांबा संयंत्र है वहाँ पर तांबा यहीं से भेजा जाता है। तो एग्जाम में कभी कभी अगर बहुत ही ज़्यादा घुमाएंगे वो, तो ये पूछ देंगे कि मलाजखंड जो तांबा संयंत्र है उसको तांबा कहाँ से जाता है, कौन सी श्रेणी से जाता है, तो क्लोज पेट जो श्रेणी है कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, ये बालाघाट और छिंदवाड़ा के मध्य में है। तो यहाँ से मलाजखंड तांबा संयंत्र को तांबा भेजा जाता है। तो कहाँ पर है, बाई मैप देख लेते हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं इसको कि मलाजखंड कहाँ पर है, आपका बालाघाट और छिंदवाड़ा के बीच की जो श्रेणी है उसे बोलते हैं क्लोज पेट श्रेणी। आगे देखते हैं कौन सी श्रेणी है, खोंडोलाइट। तो खोंडोलाइट श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पूर्वी घाट के उत्तर में। तो जो आपका पूर्वी घाट है इसके उत्तर में कौन सी श्रेणी है, खोंडोलाइट श्रेणी है। अच्छा, इस श्रेणी की खासियत क्या है कि इस श्रेणी के लौह अयस्क जो है ना, इस श्रेणी का जो लोहे के आयरन ओर है वो कहाँ भेजे जाते हैं, वो जमशेदपुर, दुर्गापुर, बोकारो और राउरकेला को आपूर्ति की जाती है। तो बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो दुर्गापुर प्लांट है, बोकारो प्लांट है, राउरकेला प्लांट है यहाँ पर, और जमशेदपुर प्लांट है। यहाँ पर जो आयरन ओर भेजा जाता है, लोह अयस्क भेजे जाते हैं, वो कौन सी श्रेणी से भेजे जाते हैं, ये खोंडोलाइट श्रेणी से भेजे जाते हैं। इसको ध्यान रखना, ठीक है, इसको मार्क कर लेना बाकायदा। खोंडोलाइट श्रेणी है कहाँ पर, तो आप इस तरीके से इसमें मार्क कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कौन सी श्रेणी है, तो अगली हमारी श्रेणी है चिल्पी श्रेणी। तो चिल्पी श्रेणी कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है, ये भी आपकी बालाघाट और छिंदवाड़ा के मध्य में है। यहाँ पर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो फाइलाइट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, मैग्नीफेरस हो गया, चट्टानें यहाँ पर प्रमुखता पाई जाती हैं। इस तरीके से आप मैप में इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि चिल्पी श्रेणी आपकी मध्य प्रदेश में यहाँ पाई जाती है, बालाघाट और छिंदवाड़ा के मध्य में। ठीक है, अगली हम श्रेणी देखते हैं कौन सी है। तो ये सारी श्रेणी किस तंत्र में आती है, धारवाड़ तंत्र में ही आती है, इनको ध्यान रखना है। अगली हमारी श्रेणी है रियालू श्रेणी। अच्छा, रियालू श्रेणी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रियालू श्रेणी कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, तो ये मजनू का टीला। तो मजनू का टीला कहाँ पर, दिल्ली से लेकर अलवर राजस्थान तक फैला हुआ है। तो रियालू श्रेणी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, मजनू का टीला दिल्ली से लेकर आपका अलवर तक फैला हुआ है। अच्छा, इसके इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें संगमरमर की बहुलता है, ध्यान रखो, इसमें संगमरमर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो बोलते नहीं कि राजस्थान का संगमरमर बहुत प्रसिद्ध है, तो यही जो श्रेणी है यहीं से ही संगमरमर बहुत ज़्यादा निकाला जाता है, रियालू श्रेणी से। मकराना और भगवानपुर का उच्च कोटि का संगमरमर इसी श्रेणी में मिलता है। तो बहुत सारे लोग राजस्थान से अपने घर में संगमरमर मंगाते हैं लगवाने के लिए, तो वो किस श्रेणी से आता है, तो रियालू श्रेणी से ही आता है वो, ठीक है। तो रियालू श्रेणी का जो संगमरमर है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर संगमरमर की बहुत ज़्यादा बहुलता है और उच्च कोटि का संगमरमर यहाँ पर मिलता है। इसे दिल्ली श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। अब यही क्वेश्चन बन गया कि किस श्रेणी को दिल्ली श्रेणी के नाम से जाना जाता है, तो रियालू श्रेणी को। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बन भी चुका है। तो रियालू श्रेणी को अगर हमें मार्क करना है तो किस तरीके से हम मार्क करेंगे, तो हम इस तरीके से इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से इसको मार्क कर लेंगे।
रियालू श्रेणी को। आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, रियालू श्रेणी कहाँ पर है, ये वाला क्षेत्र जो हो गया वो रियालू श्रेणी का है। आगे अगली श्रेणी कौन सी आ जाती है, तो ये है आपकी कॉन्ड्रोलाइट हमारी खत्म हो चुकी है। ये श्रेणी है आपकी सकोली श्रेणी। अब सकोली श्रेणी कहाँ पाई जाती है, तो ये भी आपके मध्य प्रदेश के जबलपुर और रीवा के क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी श्रेणी है ये, सकोली श्रेणी, जबलपुर और रीवा के क्षेत्र में पाई जाती है। अच्छा, इस संगमरमर इस श्रेणी में भी देखो, मध्य प्रदेश की जो सकोली श्रेणी है और आपकी राजस्थान की जो रियालू श्रेणी है, इन दोनों में बहुत ही उच्च श्रेणी का क्या पाया जाता है, संगमरमर पाया जाता है। तो सकोली श्रेणी को हम इस तरीके से मार्क कर सकते हैं कि ये सकोली श्रेणी का क्षेत्र है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, लास्ट हमारी श्रेणी बची हुई है धारवाड़ तंत्र की, ये है आपकी सौसर श्रेणी। अब सौसर श्रेणी कहाँ पाई जाती है, तो ये महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले, तो इन दो क्षेत्र के बीच में कौन सी श्रेणी पाई जाती है, सौसर श्रेणी पाई जाती है। अब इसकी प्रमुखता क्या है कि यहाँ पर क्वार्ट्ज, अभ्रक, शिस्ट और संगमरमर, मैग्नीफेरस पाया जाता है। और कहाँ पर है, तो इस तरीके से हम इसको मार्क कर सकते हैं। तो ये सारी प्रमुखता श्रेणियाँ हैं धारवाड़ तंत्र की। तो यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहेंगे कि चैंपियन श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है, रियालू श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है, चिल्पी श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है, क्लोज पेस श्रेणी की क्या खासियत है, कॉन्डोलाइट की क्या खासियत है, सकोली श्रेणी कहाँ पाई जाती है, सौसर श्रेणी कहाँ पाई जाती है। तो इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहे हैं और बनते रहेंगे। और ये क्वेश्चन जब आते हैं तो बच्चे एकदम सोच में पड़ते हैं कि कहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए, चंपानेर श्रेणी कहाँ पाई जाती है या आपकी चैंपियन श्रेणी कहाँ पाई जाती है। तो इस तरीके के सारे जो पॉइंट्स हैं इनको ध्यान रखना। हम आर्कियन युग की चट्टानों के बारे में पढ़ चुके हैं, हम यहाँ पर धारवाड़ तंत्र हमने पढ़ लिया है। तो अगला फिर से एक नया तंत्र पढ़ेंगे। तो इस समय हम भारत की भूगर्भिक संरचना को देख रहे हैं कि कहाँ पर कौन सी श्रेणी पाई जाती है। और जब अगर हमें इन सारी चीज़ों का पता चल जाएगा तो हम भारत के इंटरनल जो चीज़ें हैं उनके बारे में जानकारी जब हमें मिल जाएगी तो उसके बाद हम भारत में किस प्रकार से इनका निर्माण संभव हो सका, किस प्रकार से आगे की चीज़ें बढ़ी, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो लगातार इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल धीमे धीमे करके सारी चीज़ों को जानते जाएंगे। और हम क्या करेंगे कि पूरे भारत के बारे में हमें जानना है कि भारत का भूगोल किस प्रकार से निर्माण हुआ, किस प्रकार से बना। तो इसी तरह लगातार पढ़ाई करना है। और देखो, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे डेली, और डेली एक एक टॉपिक, एक एक लेक्चर खत्म कर रहे हैं, जिसमें दिक्कत भी नहीं होगी समझने में और समस्या भी नहीं आएगी। डेली का डेली इसको रिवीजन भी करते रहो, जिसको नोट्स बनाना है वो नोट्स भी बनाता रहे। तो लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो और इसी तरीके से लगातार इसको पढ़ते रहो और नोट्स भी बना लेना। तो आने वाले जितने भी एग्जाम है ना, किसी में भी ज्योग्राफी में दिक्कत नहीं हो सकती है। बाकी रहा पॉलिटी का, तो पॉलिटी मैंने बाकायदा पढ़ाया हुआ है, वहाँ पर जाओ, उसको देखो। और पॉलिटी से वहाँ से हट के एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी प्रैक्टिस सेट हमारे चल ही रहे हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो। जीएस में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से 2023 में एग्जाम बहुत सारे हैं, क्रैक भी करना है। तो इस तरीके की पढ़ाई करोगे तब जाके कहीं एग्जाम निकलेगा, ध्यान रखना। तो लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो। आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।